एवरीवन, खमागणेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सूर्यगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जिन्नों के बारे में तो आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कोई इंसान का परिवार जिन्नों के परिवार के साथ रह सकता है? ये हम जानेंगे आज की इस कहानी के अंदर। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन दी गई आईडीज पर। और इसी के साथ साथ क्योंकि यहाँ परिवार की बात चल रही है तो एक छोटा सा शेर मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि मिट्टी का मटका और परिवार की अहमियत उसे जोड़ने वाले को पता होती है, ना कि उसे तोड़ने वाले को। और यहाँ कुछ ऐसा ही एक परिवार के साथ हुआ हमारे आज के इंसिडेंट के अंदर। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है अल्फिया ने, जो कि यूपी के रायबरेली से बिलोंग करती है। और यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ वो किसी एक इंसान के साथ नहीं बल्कि पूरी फैमिली के साथ हुआ जब वो बहुत छोटी थी। और ये इंसिडेंट आप लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि इन एंटिटीज की क्या पूरी की पूरी फैमिली एक साथ रह सकती है? क्या इन एंटिटीज की भी अपनी एक दुनिया है जैसे हम इंसानों की दुनिया है? कहानी को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले, जैसे कि आपको यहाँ पर स्टैट्स दिख रहे हैं, हमारे चैनल पर हर महीने करीबन 30 लाख लोग स्टोरीज को सुनने आते हैं, उन्हें देखते हैं, लेकिन उनमें से 55% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई, आप अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आप चैनल पर पुराने और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है, आपसे हमें स्टोरीज मिलती हैं और आपसे हमें बहुत सारा प्यार मिलता है, जिसके सहारे हम और आप साथ में ग्रो कर रहे हैं। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अल्फिया रायबरेली के पास एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उसके दादा जो थे वहां के जमींदार थे और उसी के साथ साथ बिजनेसमैन भी थे। उनके 4 बच्चे थे और ये अपने अम्मी अब्बू के साथ एक ही घर के अंदर रहा करते थे। घर इनका बहुत बड़ा था, तो घर के सारे सदस्यों को मिला ले तो करीबन 18 से 20 लोग पूरे घर के अंदर रहा करते थे। और ये लोग सभी बहुत अच्छे से रहते थे और कई सालों से लोग साथ में ही रह रहे थे। अल्फिया की जो परदादी थी उनकी उम्र करीबन 118 साल के आसपास हो गई थी। और वो जो दादी थी वो इन सब बच्चों से, मतलब सारे घर वालों से और सब बच्चों से स्पेशली कहा करती थी कि हम लोग इस घर में रहते हैं, ये घर हमारा नहीं है, ये एक जिन्नात का घर है और वो जिन्नात का पूरा परिवार हमारे साथ इसी घर के अंदर रहता है। तुम लोग चाहे मानो या ना मानो, लेकिन कभी गलती से भी उनको नुकसान मत पहुंचाना, वरना वो तुम्हें इस घर के अंदर रहने नहीं देंगे। उनकी दादी की इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता था। सब यही सोचते थे कि उनकी उम्र हो गई और वो सठिया गई हैं और वो इस तरह की बातें करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस घर के मेंबर्स को कई बार प्रेजेंस फील होती थी, मतलब लगातार ऐसा लगता था कि घर के अंदर कोई और भी प्रेजेंट है। और घर के ही कुछ मेंबर्स ने कई बार एक 7-8 फीट के आकृति को घर के अंदर घूमते हुए ऑड टाइम्स के ऊपर, कभी कभी सुबह के टाइम, कभी कभी रात के टाइम, कई लोगों ने ऑब्जर्व किया था। बट वो इन सबको नेग्लेक्ट कर दिया करते थे क्योंकि इनमें से किसी को कभी कोई डर नहीं लगता था और घर में कभी किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। अल्फिया की जो दादी थी वो जब भी ये बात कहती थी तो अल्फिया की अम्मी की उनसे बहस हो जाती थी कि अम्मी आप क्या करते हो, ये छोटे छोटे बच्चे, आप इनको जिन्नात और इनके बारे में बताते रहते हो, इन लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप बच्चों से ऐसी बातें मत किया करो। वैसे तो पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता था, लेकिन एक बात इन सबको सताती थी कि अल्फिया और उसकी जो बाकी कजिन्स थी वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी और इन सभी की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन इनमें से किसी की भी शादी नहीं हो पा रही थी। कोई भी जब परिवार या लड़का उनको देखने आता तो इनकी बात बढ़ती, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर बात अटक जाती और फिर इनकी शादी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था। एक शाम की बात है, घर में सिर्फ अल्फिया और उसकी 2 कजिन सिस्टर निदा और सैयदा थी। घर के बाकी मेंबर्स किसी के रिश्तेदार के यहाँ प्रोग्राम में गए हुए थे और घर पे कोई और प्रेजेंट नहीं था। तो जब घर पे कोई नहीं था तो उन तीनों सिस्टर्स ने किया कि हम मेकअप वगैरह करते हैं और ऊपर चलकर छत के ऊपर फोटोज वगैरह खींचेंगे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। तीनों ने ऐसा ही किया। ये लोग छत पर पहुंचे और ये आपस में फोटोज वगैरह क्लिक कर रही थी। कभी अल्फिया निदा और सैयदा की फोटो खींच रही थी, कभी निदा उन दोनों की फोटो खींच रही थी। तो अभी सैयदा और अल्फिया छत पर खड़े हुए थे और निदा उनकी फोटो खींच रही थी। उनकी फोटो खींचने के बाद निदा ने सोचा क्यों ना मैं भी एक सेल्फी ले लूं, और उसने अपने फोन का जो सेल्फी कैमरा था वो ऑन किया। और जैसे वो सेल्फी ले रही थी उसकी नजर कैमरे के स्क्रीन पर पड़ी तो उसने देखा कि पीछे एक सफेद सी कोई शेप खड़ी हुई है। वो अपने फोन को अपने पास लेकर आई, थोड़ा और जूम करके देखा तो वाकई में वहां पर पीछे एक शेप खड़ी हुई थी। उसने वापस से जूम आउट किया और फोन को जैसे ऐसे किया तो उसे लगा कि वो शेप एकदम से चलकर उसके जस्ट पीछे आ गई है। वो देखते ही वापस से पीछे घूमी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वो बुरी तरह से घबरा चुकी थी। वो भागकर अपनी दोनों बहनों के पास पहुंची और बोली, देखो वहां पर कोई है, मुझे वहां पर एक सफेद रंग की शेप दिखाई दी। तो दोनों की दोनों बहनों उधर देखती है, बोलती नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, देख मैं यहाँ जाके दिखाती हूँ। वहां पहुंचती है, वहां पर कोई नहीं था।
सईदा ने कहा अल्फिया से कि तुम फोटो खींचो मेरी, देखते हैं कौन दिखाई देता है। उसने फोटोज भी खींची। फोटोज के अंदर और कैमरे के अंदर अब निदा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। निदा थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन अब उसके दिमाग में उसकी दादी की वो बातें घूमने लगी और आज जो उसने देखा वो सब कोरिलेट हो रहा था। उसके बाद उसने इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं और किसी से कुछ डिस्कस भी नहीं किया। लेकिन उस मोमेंट के बाद से निदा को अपने साथ किसी की प्रेजेंस फील होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई हर टाइम उसके साथ घूम रहा है, कोई हर टाइम उस पर नजर गड़ाए हुए बैठा है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और वो बहुत कॉन्शियस से रहने लगी और बहुत डरी डरी सहमी सहमी से रहने लगी। लेकिन पता नहीं क्यों उसने इस चीज के बारे में घर के किसी भी मेंबर से कोई डिस्कशन नहीं किया। 4-5 दिन गुजरे। जब निदा के बिहेवियर में ऐसा चेंज आया तो उसकी अम्मी ने नोटिस किया कि वो लड़की जो घर में खेलती कूदती रहती थी, 5 टाइम की नमाज अदा किया करती थी, वो आजकल चुपचाप कैसे बैठे रहती है। वो अपनी बेटी के पास जाती है और बोलती कि बेटा निदा, तुझे क्या हो गया है, तो आजकल इतनी गुमसुम क्यों रहती है। निदा ने अपनी मम्मी को टाल दिया कि नहीं अम्मी ऐसे ही कुछ नहीं, बस थोड़ा मूड सा ऐसा हो रखा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी मम्मी से चीज डिस्कस नहीं करना चाहती थी। उसकी अम्मी को समझ में नहीं आया तो अल्फिया की अम्मी के पास गई और उनसे जाकर बात करती है कि पता नहीं निदा को पिछले 4-5 दिन से क्या हो गया है, बड़ी खामोश खामोश से रहती है। ऐसे तो ये बहुत चुलबुली लड़की है, पर पिछले 4-5 दिन से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा ही खामोश रहने लगी है। पहले तो ये नमाज भी पढ़ा करती थी, लेकिन अब तो ये नमाज भी नहीं पढ़ती है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैंने पूछा तो भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं पर इनकी वो बूढ़ी दादी बैठी हुई थी और वो इनकी बातों को सुन रही थी। इनकी बातें सुनकर वो एकदम से बोलती है, इतना सच सवर के घूमती रहती है, छत के ऊपर खुले बाल लेके घूमती रहती है। आ गया होगा किसी जिन्नात का दिल इसके ऊपर। अगर किसी जिन्नात का इसके ऊपर दिल आ गया है तो फिर इसे कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने जिस तरीके से इस बात को बोला, जितना रूडली बोला, तो निदा की मम्मी को उनके ऊपर गुस्सा आ गया और उन्होंने उनसे लड़ाई कर ली। बोली कि अम्मी आपका दिमाग खराब है, जब देखो तब ये जिन्नात 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 की बातें करती रहती हो। सुनो मेरी बात ध्यान से, जिन्नात जिन्नात कुछ नहीं होते हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के बारे में सब बोलने की। आप घर की बड़ी हो इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, लेकिन आपको मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के अल्फिया की मम्मी उनको शांत करती है और बोलती है, सुनो जिन्नात जिन्नात की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि बच्ची को नजर लग गई हो। एक काम करते हैं, मौलवी साहब को बुलाते हैं, वो घर में सभी बच्चियों की नजर काट जाएंगे। तो निदा की मम्मी भी इस बात पे राजी हो जाती है कि बोलती है कि हाँ ठीक है, कल हम लोग मौलवी साहब के यहाँ चलेंगे। अब इन दोनों ने ये बात तो कर ली, लेकिन शायद वहां कोई और प्रेजेंट था जिसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। निदा की मम्मी वहां से निकलकर अपना काम कर रही थी और वो बाथरूम में जब पहुंची किसी काम से, तो वो बाथरूम में वहीं पर फिसल कर गिर गई और उनकी पैर की हड्डी टूट गई। जैसे घर में सबको पता लगा, उनको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल जाके पता लगा उनकी हड्डी पूरी टूट गई है। सिर्फ गिरने भर से उनकी हड्डी 3-4 जगह से टूट गई थी और उनको एक पक्का प्लास्टर बंध गया था। इस आनन फानन में और उनका पैर फ्रैक्चर होने की वजह से बात आई गई हो गई मौलवी साहब से मिलने की। शायद वाकई में वहां पर कोई था जो ये नहीं चाहता था कि इनके घर में कोई मौलवी आए। बाकी सब लोगों को ये एक कोइंसिडेंस लगा, एक दुर्घटना लगी। लेकिन इनकी जो दादी थी वो इनकी निदा की मम्मी से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें इतनी आसानी से मौलवी के पास जाने देगा? मैं फिर कह रही हूँ संभल के रहो। इतना कहकर उसकी दादी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अल्फिया की अम्मी उसे खाना देती है और बोलती कि जाओ दादी को खाना देकर आओ। उनकी दादी का जो कमरा था वो उसके अंदर लेटी हुई थी, तो उनकी जो पलंग था उस पर लेटी हुई थी। उनका जो चेहरा था वो अल्फिया के अपोजिट दीवार की तरफ था, उनकी पीठ इस तरफ थी। उसने 2-3 बार अपनी दादी को आवाज लगाई, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसे लगा कि वो सो रही है। वो जाकर उनको हिलाती है और जैसे वो उनको हिलाती है उसके मुंह से चीख निकलती है। वो इतनी तेज चीखती कि पूरा घर भागकर वहां पर पहुंचता है और देखते हैं कि उसकी दादी के आधे शरीर में पैरालिसिस आ गया था। वो हिलने डुलने की कोशिश कर रही थी, उनकी आंखें चल रही थी, बोलने की कोशिश करती लेकिन बोल नहीं पा रही थी। और उनकी हालत देखकर अल्फिया की एकदम से मुंह से चीख निकल गई थी। इस बार निदा की मम्मी को उनकी दादी की बात सही लगी कि 2 दिन के अंदर ये सब कैसे हो गया। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि सुनो, शायद अम्मी सही कह रही है, इस घर में जिन्नात हो सकते हैं, हमें मौलवी साहब को बुलाना चाहिए। तो इनके पापा जो थे सब चीजें नहीं मानते, तो गुस्से में बोलते कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अम्मी की उम्र हो चुकी है और मुझे तो कभी नहीं दिखे इस घर के अंदर कोई जिन्नात। ये तुम औरतों को और ये बूढ़ी अम्माओं को ही ये सारे जिन्नात क्यों दिखाई देते हैं? ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। और निदा की मम्मी सोचती है कि हाँ वो भी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही है, ये जो इंसिडेंट हुआ है उनकी वजह से वो ज्यादा सोच रही है। अब यहाँ निदा की अम्मी के पैर में फ्रैक्चर और दादी का जो पैरालिसिस अटैक आया, उससे सबका ध्यान निदा के ऊपर से हट चुका था कि उसके साथ क्या चल रहा है। वो जहाँ थोड़ा बहुत भी पहले बोला करती थी, उसने वो भी बोलना बंद कर दिया था और अपने ही कमरे के अंदर वो बैठी रहती थी। एक रात की बात है, अल्फिया पानी पीने के लिए किचन में गई। तो जब वो किचन में पानी पी रही थी तो उसे बाथरूम के वहां से
पानी गिरने की आवाज़ आई। तो इनके किचन से जो उनका वॉशरूम था बाहर, उसके वो एरिया पूरा क्लियरली दिखाई देता था। तो पानी का ग्लास, पानी पी के, पानी में रख के ग्लास रख के वो खिड़की के पास गई देखने के भाई पानी किसने चला रखा है। और जहाँ वो देखती है कि वहाँ पर बाथरूम के बाहर जो नल लगा हुआ है, उस नल के पास एक करीबन 8 फीट का आदमी बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए बैठा हुआ है और वो अपने हाथ वहाँ पर धो रहा है। उसको देखते ही उसके मुंह का पानी उसके सीने में अटक गया और एकदम से वो वहीं के वहीं नीचे बैठ के बेहोश हो गई। पूरी रात वो वहीं पर पड़ी रही। सुबह जब घर वाले उठकर उन्होंने देखा कि किचन के अंदर अल्फिया बेहोश पड़ी, तो उसको आके उठाया और उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा। तो उसने बताया कि कैसे उसने कल रात को एक आदमी को सफ़ेद लिबास के अंदर बाथरूम के बाहर जो नल लगा उस पर अपने हाथ पैर धोते हुए देखा। वो क्योंकि उसे डर नहीं लगा, लेकिन वो जो उसने देखा वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था और पता नहीं कैसे उस डर के मारे वहां पर वो बेहोश हो गई। इस घटना के बाद परिवार थोड़ा सीरियस हुआ और घर में ये बात होने लगी कि वाकई में हमारे घर में जिन्नात का एक परिवार रहता है। घर में बातचीत हुई, सलाह मशवरा हुआ और अब सब लोगों को ये कहा गया कि भाई सब नजर रखें। तो यहाँ पर जो अल्फिया थी वो सबसे ज्यादा नजर रखने लगी चीजों के ऊपर। एक दिन वैसे ही रात को करीबन 11:30 बजे के आसपास अपनी दादी के पैरों पे तेल से मालिश कर रही थी, तभी उसे अचानक से एक इत्र की खुशबू आई जो कि बहुत ही, मतलब आप बोलते ना, एक जो आपको मेस्मराइज कर दे, इस तरह की इत्र की खुशबू आई। और ये जो इत्र था वो इस तरह का इत्र था जैसे किसी मर्द ने वो इत्र लगा रखा हो। खुशबू देखकर उसने अपनी काम छोड़ा मालिश करना, वो उठकर उस खुशबू का सोर्स ढूंढने लगी। उसे लगा कि उसके फादर या फिर किसी उनके जो चाचा वगैरह हैं उन्होंने किसी ने इत्र लगा रखा हो। वो हर एक के कमरे में गई, अपने पापा के कमरे में गई, वो सोए हुए थे, वहां पर किसी तरह की कोई खुशबू नहीं थी। वो हर एक कमरे में देख कर आई, लेकिन ऐसी खुशबू किसी भी कमरे से नहीं आ रही थी। वो वापस अपनी दादी के कमरे के पास आई तो उसने देखा कि खुशबू जो है, जो सीढ़ियां हैं उसकी तरफ से आ रही है। वो खुशबू को फॉलो करते करते वो छत के ऊपर पहुंची। तो इनके छत के ऊपर इन्होंने एक कमरा बना रखा था कच्चा, जिसमें ईंट की दीवारें थी और ऊपर टीन शेड लगाया हुआ था और इनके बीच में एक छोटी सी विंडो बना रखी थी जिससे उसके अंदर रोशनी जा सके। उस खुशबू को फॉलो करते करते वो उस कमरे के पास पहुंची। उसने उस छोटी सी विंडो से अंदर झांक के देखा, उसे वहां पर निदा किसी से बात करते हुए दिखाई दी। उसे लगता है कि निदा शायद अपने किसी बॉयफ्रेंड वगैरह से बात कर रही है। बिना कुछ बोले दबे पांव वापस से वहां लौट जाती है और जैसे सीढ़ियां उतर के नीचे आंगन में सामने देखती तो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसके सामने निदा खड़ी हुई थी और वो अल्फिया को देखकर एक अलग ही तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसको देखकर फिर निदा, और इतना बोलकर चुप हो जाती है, उसकी सांसें ऊपर नीचे लग जाती है। वो उससे बचकर भागती है और सीधा अपनी अम्मी के पास पहुंचती है और अपनी अम्मी के पास पहुंचकर बताती है कि अम्मी अम्मी, मैं वहां छत पे गई थी, जो निदा है वहां पे किसी लड़के से बात कर रही थी। जब मैं नीचे आई तो मेरे आने से पहले ही निदा नीचे खड़ी हुई थी। अम्मी, कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। उसके अब्बू वहीं पर थे। उससे बोलते कि बेटा अभी तो देखो बहुत रात हो गई, तुम सो जाओ, सुबह मैं भाई साहब से बात करता हूँ। इतना कहकर अल्फिया के अब्बू वहां से चले जाते हैं और उसकी जो अम्मी होती है वो दुआ पढ़कर उसके कान में फूंक मारती है, जिससे उसे आराम मिलता है और उसके बाद अल्फिया सो जाती है। अगले दिन पूरा परिवार इकट्ठा होता है और इस बात के ऊपर चर्चा करता है। निदा को बुलाकर उससे पूछा जाता है कि भाई वो कौन से लड़के से बात कर रही थी। तो बोलती है मैं तो किसी लड़के से बात नहीं कर रही थी और मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं शाम को सो गई थी और मेरे शरीर में तो वैसे ही बहुत थकान रहती है, दर्द सा रहता है, बस मेरे चारों तरफ एक इत्र की खुशबू हमेशा रहती है। अब निदा के अब्बू और अल्फिया के अब्बू को समझ में आ गया था सारे इंसिडेंट देखकर कि मामला अब गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी मौलवी साहब से मिलेंगे और उनको यहाँ लेकर आएंगे। पूछते पाछते वो एक मौलवी साहब के पास पहुंचे और उनको लेकर अपने घर पर आए। मौलवी साहब आते हैं और घर में पैर रखते वो 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं और चारों तरफ इस तरह से देखते हैं। देखने के बाद वो अंदर जाते हैं और वो निदा की मम्मी से सारी बात जानते कि क्या क्या उनके साथ कब कब कैसे कैसे हुआ। ये सब सुनने के बाद वो कहते हैं कि इस घर का सबसे बुजुर्ग इंसान कौन है, मुझे उससे बात करनी है। तो सब उनको उनकी दादी के पास लेके जाते हैं जो कि पैरालाइज हो रखी थी और ठीक से बोल नहीं पाती थी। उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। इसके बाद मौलवी साहब ने आंखें बंद की, एक दुआ पढ़ी, उनकी दादी के कान में फूंका और उनको थोड़ा सा एक पानी पिलाया अपने पास से, जिससे उनकी दादी को आराम आया और वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी। जब वो ठीक से बोलने लगी तो मौलवी साहब ने उनसे पूछा कि आप बताइए आखिर ये सब क्या है। तो उन्होंने बताया कि करीबन आज से 70-80 साल पहले हम लोग इस घर के अंदर आए थे हमारे परिवार के साथ, और जैसे हम इस घर के अंदर आए हमें महसूस होने लगा कि इस घर के अंदर कोई और भी रहता है और हमारा यहाँ आना उनको पसंद नहीं है। हमने कुछ दिन गुजारे लेकिन पूरे परिवार को दिक्कत होने लगी। हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता, कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। जब ये सब हुआ
तो हम एक मौलवी साहब को बुला कर लेकर आए, जो कि बहुत ही पहुंचे हुए मौलवी साहब थे। वो जब घर में आए तो उन्होंने बताया कि इस घर में एक जिन्नात का परिवार रहता है जो पिछले कई 100 सालों से यहाँ पर रह रहा है। मौलवी साहब ने उन जिन्नात से हमारा सौदा करवाया। उन जिन्नात ने कहा कि हम लोग इस घर के अंदर रह सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी जिन्नात के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस घर के अंदर कोई भी गैर इस्लामिक काम नहीं होगा। तब से हमारा पूरा परिवार इस बात को बहुत अच्छे से मानता है और इसीलिए घर का हर जो सदस्य है वो 5 टाइम की नमाज अदा करता है। मैंने तो इन जिन्नात के बच्चे, शादी ये सब होते हुए भी देखा है, लेकिन ये सब मेरी बात मानते नहीं है। महसूस यहाँ पर सबको होता है, लेकिन दिखाई हर किसी को नहीं देता। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिन्नात हमें परेशान करने लगे हैं और ये कई बार मुझे दिखते हैं, डराते हैं और मुझे तकलीफ भी देते हैं। उनकी बात सुनकर मौलवी साहब बोलते हैं कि इंसान और जिन्नात एक साथ नहीं रह सकते, इन्हें यहाँ से हटाना होगा। अब आप समझें, आप हैं इंसान, आपका घर है और मौलवी साहब बोल रहे कि भाई इनको यहाँ से निकालना होगा, तभी आप लोग ठीक से रह पाओगे। तो सभी इस चीज़ पे अग्री हो गए कि भाई घर तो हमारा है, तो अगर किसी को जाना चाहिए तो किसको जाना चाहिए? इन जिन्नात को जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मौलवी साहब, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन हमें इस चीज़ से मतलब फ्री करवाइए। तो उन्होंने निदा को अपने पास बुलाया और एक दुआ पढ़ी और उसको एक तावीज़ दिया और पहना के बोलते हैं कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ इस ताबीज़ को मत हटाना। इसके बाद उन्होंने उसको एक पानी का लोटा और कुछ चने दिए और ये कहा कि कल गुरुवार है, थर्सडे, कल से लेकर अगले गुरुवार तक तुमको ये पानी और ये चना इस घर के हर कोने में हर दिन डालना है। अगले ही दिन से निदा ने मौलवी साहब के बताए अनुसार वही काम करना शुरू किया और जैसे उसने ये काम करना शुरू किया, घर के हर इंसान को घर के अंदर रोने और चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो गई। जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो, चिल्ला रहा हो, किसी के बहुत ज्यादा चोट लगी और बाकी घर के सारे परिवार के लोग मिलकर उस चीज का मातम मना रहे हों। किसी भी टाइम एकदम से आवाज आना शुरू हो जाती और इन सबकी रूहें कांप जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब इनके परिवार के लोगों को चोटें लगने लगी, बैठे बैठे किसी के लग जाती, कपड़े इनके फटे हुए मिलते और इस तरह से अब इनको समझ में आने लग गया था कि इनकी दादी जो कह रही थी वो बिल्कुल सही बात थी और आज ये सबके सब मिलकर उस सुपर नेचुरल चीज को एक्सपीरियंस कर रहे थे। ऐसे ही सैटरडे के दिन निदा वापस से वही पूरा प्रोसेस कर रही थी। वो छत पर गई थी, उसने वो प्रोसेस किया और उसके बाद अपनी दादी के कमरे में वही पानी छिड़कने और चने रखने गई थी। तो जैसे वो दादी के कमरे में एंटर करती है, उसे लगता है कि दादी आज कुछ अजीब ही तरीके से सोई हुई है। उसकी दादी जनरली जब सोया करती थी तो बहुत तेज तेज सांस लिया करती थी, जिसकी उसको आदत थी। और दूसरा, आज उसकी दादी पूरे मुंह के ऊपर सिर, पैर से लेकर सिर तक पूरा चद्दर ओढ़ के लेटी हुई थी और उनकी बॉडी के अंदर कोई हलचल नहीं थी। चाहे कितनी भी सर्दी हो, उनकी दादी कभी भी अपने सिर के ऊपर चद्दर डालकर नहीं सोती थी। ये देखकर वो थोड़ी घबराई और जाकर अपनी दादी को जगाया। जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो उसने उनके सर पे से चद्दर हटाया और जैसे चद्दर हटाया उसके मुंह से चीख निकल गई। उनकी दादी का पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था, कुछ इस तरह से जैसे उनके शरीर से पूरा खून किसी ने खींच लिया हो। चिल्लाकर दादी के साथ बैठकर रोने लग गई। उसकी आवाज सुनकर सब लोग आए और उनकी हालत देखकर वो सब भी घबरा गए और फटाफट से उसकी दादी को हॉस्पिटल लेकर गए। उनकी सांसें अभी चल रही थी, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और दादी की हालत देखकर सारे घर वाले घबरा जाते हैं और वो वापस से उन्हीं मौलवी साहब को बुलाते हैं। उनकी बात सुनकर मौलवी साहब समझ जाते हैं कि जितना आसान उन्होंने ये काम समझा था, ये उतना आसान काम नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम लोग घर चलो, मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ। और इस बार अपने साथ वो एक बहुत बूढ़े बाबा यानी बहुत बूढ़े मौलवी साहब को लेकर आते हैं और वो चल भी नहीं सकते, वो व्हील चेयर के ऊपर थे। इनके साथ वो इनके घर पर पहुंचते हैं। वो लोग घर में घुसते हैं और घर में घुसते ही वो इशारा करते हैं जगह पर जाकर रुको। फिर उसके बाद वो अपनी आंख बंद कर लेते हैं और करीब 15 मिनट के बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और गुस्से में मौलवी साहब की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारे घर से भगाया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ एक नहीं 10 जिन्नात का परिवार रहता है और तुमने उनको खफा कर दिया है। मुझे साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि ये जिन्नात बहुत गुस्से में हैं और ये इस परिवार को तहस नहस कर देंगे। मुझे इनसे बात करनी होगी। पूरे खानदान को छत के ऊपर जाने को बोलो, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। लगभग 1 घंटे के बाद बाबा सबको वापस बुलाते हैं और बोलते हैं कि जिस बात का मुझे डर था, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। इन मौलवी साहब के कहने पर तुमने जो काम किया उसकी वजह से उनके परिवार के एक बच्चे का इंतकाल हो गया है और इस वजह से जिन्नात का ये पूरा परिवार बहुत गुस्से में है। उस बच्चे के इंतकाल से सब लोग बहुत दुखी थे और मातम मना रहे थे, इसलिए तुम्हें घर के अंदर रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन मैंने इस परिवार के सबसे बड़े जिन से बात की है। उन्होंने ये भी बताया कि उन परिवार का एक जिन काफिर हो गया है और उसका दिल निदा के ऊपर आ गया और इसी वजह से निदा को भी ये सब परेशानियां हो रही है। मैं आपको बता दूं कि वो जिन के काफिर होने का मतलब है कि वो अब उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है।
है। इस्लाम के जिन रूल्स को जिन फॉलो करते हैं उसने उनको फॉलो करना बंद कर दिया है और अब वो नेगेटिव साइड यानी शैतानी किस्म का जिन बन गया है। जिनके परिवार ने खुद उस जिन को भगा दिया है, अपने घर से बाहर कर दिया है, लेकिन निदा और इस मौलवी के काम की वजह से उस मासूम बच्चे की जान चली गई है और इसकी वजह से अब उन जिन्नात ने ठान लिया कि उस पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। और बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है तुम्हारी दादी के साथ। वैसे मैंने उनसे बात की लेकिन वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी शांत नहीं होंगे। घर को छोड़ना भी इस मसले का उपाय नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने दुश्मनी तुमसे पाल ली तो तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, वो तुम्हें तकलीफ देने के लिए वहीं पर पहुंच जाएंगे। अब आप समझे मेरी बात को, पूरा परिवार सामने खड़ा है, वो मौलवी साहब इस तरह से बातें कर रहे हैं। हर एक आदमी की हालत टाइट हो चुकी थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सबसे कैसे डील करेंगे। जाने अनजाने में उन्होंने इन जिन्नात को खफा तो कर दिया है, नाराज तो कर दिया है, लेकिन इसके परिणाम इस पूरे परिवार को भुगतने होंगे। उन्होंने सोचा मौलवी साहब कुछ तो इलाज होगा, बोलते कोई इलाज नहीं है, नियम फॉलो करो, पूरे 5 टाइम की नमाज अदा करो, मैं तुम्हें आयतल कुर्सी पढ़ो, सबको एक ताबीज़ बनाकर दे रहा हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो अपनी गलती के लिए, वही कुछ कर सकते हैं, मेरा अब इसके अंदर कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे घर की हिफाजत के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ध्यान रखना अगले 21 दिनों तक तुमको ये सारे नियम फॉलो करने और घर में किसी भी बच्चे को अकेले मत निकलने देना, क्योंकि उनके बच्चे की मौत हुई है, वो तुमसे इस चीज़ का बदला ले सकते हैं। ये कहकर उन्होंने उस मौलवी कान में कुछ कहा, उसको कीले दी और फिर पूरे घर के चारों तरफ कीले ठोक दी गई और उन्होंने कहा कि हिफाजत से रहो और सारे नियम का पालन करो। इसके बाद पूरा परिवार इन रूल्स को फॉलो करने लगा, लेकिन हर किसी को दिक्कत आ रही थी। बैठे बैठे किसी को भी चोट आ जाना, खरोंचे आ जाना, बैठा हुआ उसको खींच खींच के चीज़ें थप्पड़ पड़ना, सामान गिरना, और हर एक इंसान के सिर में भारीपन रहता था। ऐसी कोई चीज़ थी जो चाह रही थी कि वह नियमों को फॉलो ना करें, लेकिन पूरा परिवार एक साथ मिलकर इन नियमों को फॉलो कर रहा था। लेकिन एक दिन आया जब ये सारे नियम टूट गए। अस्पताल से एक खबर आती है कि इनकी दादी की मौत हो चुकी है। उनकी डेड बॉडी को घर में लाया जाता है और ये लाजमी था कि अब सारे नियम टूटने थे, कोई भी हम उन नियमों को फॉलो नहीं कर सकता था। खैर सब कुछ भूलकर उनके लास्ट रिचुअल्स किए गए और उनको दफनाया गया। उनको दफनाने के बाद जब पूरा परिवार वापस घर में वापस आया तो उन्होंने देखा कि घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जो नेगेटिविटी इतने दिनों से घर के अंदर थी वो अब गायब हो चुकी है। उस रात किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी को खरोंचे आई, ना किसी का सिर दर्द हुआ और ना ही उन्हें किसी की प्रेजेंस फील हुई। ऐसा लग रहा था कि वो जन्नात का पूरा परिवार वहां से जा चुका है। ये सब कैसे हो जानने के लिए वापस से उन बूढ़े मौलवी साहब के पास जाते, उन्होंने बताते कि ऐसा हुआ। तो उन्होंने वापस से ध्यान लगाया और ध्यान लगा के थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि खुशकिस्मत हो तुम लोग कि तुम्हारी अम्मी अब तक तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी अम्मी ने उन जिन्नात से सौदा किया और तुम्हारे पूरे परिवार के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है और वो उन जिन्नात के साथ चली गई है और उन्होंने कुछ ऐसा सौदा तय किया जिससे वो जिन्नात भी इस घर को छोड़कर जाने को तैयार हो गए हैं। ये सब कैसे हुआ वो तो अल्लाह जाने, लेकिन शायद इतने सालों से उनके साथ रहते रहते वो जिन्नात उनको भी अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लगे और उनसे गिला शिकवा दूर करके वो उन्हें अपने साथ ले गए। साथ ही वो कहते हैं जाओ अब तुम्हें इस घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सुनो अब भी तुम्हें सारे नियमों का पालन करना है, अपनी अम्मी की कुर्बानी को जाया मत जाने देना। उनकी बात सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो अम्मी जिनका वो सिर्फ नॉर्मल ध्यान रखा कर, मतलब ज्यादा उनसे बातचीत नहीं करते थे क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी, उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, उन्होंने उनके पूरे परिवार को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। घर पहुंचकर उन्होंने सबको ये चीज बताई, सबके सब बहुत दुखी थे और अब सबके सब उन बूढ़ी अम्मी को याद कर रहे थे। वो बूढ़ी अम्मी जिन्हें सब लोग ढंग से पूछा भी नहीं करते थे, अब सब मन ही मन उनको याद करके उनको धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने ही अपने इस परिवार को बचाया। इत्तेफाक से अगले दिन जब सो के उठे सब लोग, तो सब लोगों ने आपस में डिस्कस किया और हर एक इंसान को सपनों के अंदर उनकी वो बूढ़ी अम्मी दिखाई दी। तब से लेकर आज तक इनके परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा परिवार अब भी उसी घर के अंदर रहता है। निदा का भी निकाह हो गया और अब इनकी घर की बेटियों का भी निकाह होना शुरू हो गया है। शायद उन जिन्नात की वजह से या फिर उस एक जिन की वजह से इनकी घर की बेटियों की शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह से इस घर की जो सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला थी उसने अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर मैं सौदा नहीं करूंगी तो मेरे परिवार, पूरे परिवार को ये जिन्नात खत्म कर सकते हैं और मैंने तो वैसे भी अपनी पूरी जिंदगी देख ली है, अपने परिवार के लिए मैं ये कुर्बानी तो दे ही सकती हूँ। तो कई बार घर के बड़े बूढ़े लोग जिन्हें आप ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देते हो,
आपको लगता है कि वो एक आपके ऊपर बोझ हैं, वो सठिया गए हैं, लेकिन वो अब भी अपने परिवार से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले किया करते थे, और ये इंसिडेंट उस चीज़ का सबूत है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी, और इसी के साथ साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इंसान और जिन्नात यानी जिन्स एक ही घर के अंदर इस तरह से रह सकते हैं? अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी या आपके कोई नोन है जिनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जिनका सोल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारी ऐप पैराटॉक्स के थ्रू कुछ ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपके इन मेंटल इश्यूज का, जो भी इशू आपके लाइफ में चल रहा है उसका रेजोल्यूशन आपको दे सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, नाम है पैराटॉक्स। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, अभी डाउनलोड करें, और जो भी कोई जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो उसको ये ऐप फॉरवर्ड ज़रूर करें। हो सकता है कि हमारे एक्सपर्ट्स आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे पाए। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।